माँ टेंशन मत लो, राजीव और मैं बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो राजीव के एक फ्रेंड यहाँ शिमला में ही रहते हैं, तो राजीव उनसे मिलने गए हैं। हमारी कल की वापसी है। हाँ, हम लोग कल आ रहे हैं। उसके बाद मैं सबसे पहले आपसे ही आकर मिलूंगी। ओके, बाय माँ। प्रतिज्ञा की शादी इसी हफ्ते हुई थी और वो हनीमून के लिए अपने पति राजीव के साथ शिमला आई हुई थी। शिमला में भारी बर्फबारी हो रही थी और प्रतिज्ञा की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए राजीव अपने दोस्त से मिलने अकेला ही चला गया। उसने कहा कि उसका दोस्त वहीं शिमला में रहता है। प्रतिज्ञा राजीव का फोन ट्राई कर रही थी, पर राजीव का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। राजीव को गए काफी घंटे हो चुके थे। अब प्रतिज्ञा को उसकी टेंशन होने लगी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति कल सुबह से नहीं लौटे हैं। आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। प्रतिज्ञा जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपके पति के दोस्त का न ही आपको नाम पता है, न ही वो कहाँ किस जगह मिलने गए हैं, वो भी आपको नहीं पता। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी तरफ से आपके पति को ढूंढने में कोई कमी न रखें। हवलदार, मैडम को पानी पिलाओ। राजीव का कुछ पता नहीं था। प्रतिज्ञा बहुत परेशान थी कि आखिर राजीव कहाँ चला गया। अगले कुछ दिनों तक राजीव नहीं मिला। प्रतिज्ञा का रो रो कर बुरा हाल था। प्रतिज्ञा के ससुराल वाले और मायके वाले शिमला पहुंच चुके थे। तभी इंस्पेक्टर का कॉल आया और उसने सभी को पुलिस स्टेशन बुलाया। प्रतिज्ञा जी, आपके पति की कार गहरी खाई में गिरने की वजह से पूरी तरह से डैमेज हो गई है और डेड बॉडी भी जलकर झुलस गई, जिसे पहचान पाना बेहद मुश्किल है। आई एम सॉरी, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं है। कैसी मनहूस बहू आई है। मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया। क्या अब यही दिन देखने के लिए हम जिंदा थे? भगवान, हमारा तो जवान बेटा चला गया। समधन जी, इसमें मेरी बेटी प्रतिज्ञा की क्या गलती है? आप इसे मनहूस क्यों कह रही हो? वो सब एक हादसा था। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। हाँ, तो हादसा हो गया ना, मेरे बेटे के साथ हुआ, तुम्हारी बेटी के साथ नहीं हुआ। और कान खोल कर सुन लो, अब ये मेरे घर में नहीं रहेगी। मैं इस विधवा को अपने घर में नहीं रखूंगी। बस माँ जी, आपने मुझे बहुत कह लिया। मैं नहीं मानती कि मेरे पति मरे हैं। मैं जानती हूँ वो जिंदा है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। वो मुझे वादा करके गए थे कि वो जरूर लौटेंगे। मैं नहीं मानती कि वो डेड बॉडी मेरे पति की है। वो जिंदा है और एक न एक दिन जरूर लौटेंगे। प्रतिज्ञा अपने माता पिता के साथ अपने मायके आ जाती है। उसके ससुराल वाले अपने घर चले जाते हैं। प्रतिज्ञा को विश्वास था कि राजीव अभी जिंदा है, इसीलिए वो अभी भी सुहागन के रूप में ही रहती थी। ये देखकर मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे। पता है, इसका पति मर चुका है। शादी के कुछ दिन बाद हनीमून पर गए थे, कार एक्सीडेंट में मर गया। फिर भी देखो कैसे सुहागिनों की तरह श्रृंगार करके घूम रही है। पता नहीं कैसे बेशर्म लोग हैं। अरे ऐसी औरतों का कोई भरोसा नहीं। और चक्कर चलाकर बैठी होगी, मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भरा हुआ होगा, तभी तो पति के मरने के बाद भी सुहागिनों की तरह घूम रही है। छी 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 छी, ऐसी औरतों को तो नरक नसीब होता है। प्रतिज्ञा उन सब की बातें सुन चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो भगवान के मंदिर में पूजा करके काम पर चली जाती है। प्रतिज्ञा जहाँ पहले नौकरी करती थी, वहाँ से भी उसने नौकरी छोड़ दी। अब वो घरों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी। पर अब धीरे धीरे पूरे शहर में प्रतिज्ञा की बदनामी होने लगी और बात उसके ससुराल में भी पहुंची। आपको पता है, पूरा मोहल्ला थू थू कर रहा है। रिश्तेदारों ने बात करना बंद कर दिया है। सबका कहना है हमारी बहू विधवा होकर भी सुहागन बनी फिरती है। उसे तो बिल्कुल भी लाज लज्जा नहीं है। सुमित्रा, तुम लोगों का मुंह बंद नहीं कर सकती हो, और वैसे भी बहू अपने मायके में है। हम उसे कुछ नहीं कह सकते। पहले ही तुमने उसे बहुत कुछ सुना दिया है। भाई, उसकी जो मर्जी है उसे करने दो, हम उसे नहीं रोक सकते। प्रतिज्ञा जहाँ ट्यूशन पढ़ाती थी, उन लोगों ने भी अब उसे ट्यूशन पढ़ाने के लिए मना कर दिया। क्या हुआ प्रतिज्ञा, आज तो ट्यूशन पढ़ाकर बहुत जल्दी आ गई। माँ, सबने मुझे ट्यूशन के लिए मना कर दिया है, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, क्योंकि मुझे अभी भी विश्वास नहीं है कि मेरे राजीव। प्रतिज्ञा बेटा, तू फिर रो पड़ी। देख, ऐसे तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। जब हम तुझे कुछ नहीं कहते तो तुझे भी समाज की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं हमारी बेटी बहुत बहादुर है। पापा, मेरी वजह से आपको भी दुकान पर बहुत सुनना पड़ता है। माँ ने मुझे बताया। प्रतिज्ञा की मम्मी पापा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बेटी को बहुत सहारा दे रहे थे। कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रतिज्ञा के कॉलेज का एक दोस्त सुधीर पुलिस में था। वो उससे मिलने आया हुआ था। प्रतिज्ञा, तुम्हारे बारे में सुना तो मैं फौरन तुमसे मिलने चला आया। माँ ने मुझे बताया कि पिछले कुछ दिनों में तुम्हारे ऊपर कितने दुख आए हैं। वैसे मैं शिमला में ही रहता हूँ। अगर तुम्हें विश्वास है कि राजीव अभी जिंदा है तो मैं एक बार तुम्हारे विश्वास के लिए छानबीन करके कोशिश करना चाहता हूँ।
प्लीज, थैंक यू। मेरी आखिरी उम्मीद अब तुम ही हो। प्लीज मेरे राजीव को ढूंढने में मेरी मदद करो सुधीर। सुधीर प्रतिज्ञा को विश्वास दिलाता है कि वो पूरा शिमला छान मारेगा, लेकिन राजीव के बारे में जरूर पता लगा कर रहेगा। उम्मीद की एक किरण इसलिए भी बाकी थी क्योंकि बॉडी पूरी तरह से जली हुई थी, इसलिए राजीव की पहचान नहीं हो पाई थी। सुधीर अपने पूरे स्टाफ को काम पर लगा देता है। पूरे शिमला में राजीव के गुमशुदा के पोस्टर लगवा दिए जाते हैं। राजीव का पता लगाने वाले के लिए 2 लाख का इनाम भी रखा गया था। अचानक एक दिन राजीव का पता चल जाता है। वो शिमला के एक छोटे से गांव में दीनू नाम के गरीब मजदूर के घर बेहोशी की हालत में पड़ा था। प्रतिज्ञा की खुशी का ठिकाना नहीं था जब सुधीर ने उसे बताया कि राजीव जिंदा है। सब लोग उस गरीब किसान के घर पहुंचते हैं। अब देखिए, मैं खेतों से काम करके रात के समय लौट रहा था, तभी बेहोशी की हालत में ये मुझे वहां मिले। अब मैं घर ले आया इन्हें और वैद्य जी से इलाज करवाया। उनका कहना है कि अभी इन्हें होश आने में कुछ और दिन लगेंगे। दिमाग पर गहरी चोट बताई है। मैं गरीब था इसलिए बड़े अस्पताल में इलाज नहीं करवा सकता था और मैं इनके बारे में जानता भी नहीं था कुछ। वो तो आज मैंने जब पोस्टर लगा हुआ देखा तो मैं फौरन इंस्पेक्टर साहब के पास गया। सुधीर, हम राजीव को एक बड़े और अच्छे अस्पताल ले चलते हैं। थैंक यू भैया जी, आपकी वजह से आज मेरे पति राजीव मुझे वापस मिल गए। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजी, इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है बहन। अब जल्दी ही इन्हें बड़े अस्पताल में दिखाओ ताकि ये जल्दी ठीक हो सके। प्रतिज्ञा, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, टेंशन मत लो, अब सब ठीक हो जाएगा। राजीव को बड़े अस्पताल में ले जाते हैं। कुछ दिनों बाद अच्छा इलाज मिलने से राजीव होश में आ जाता है और उसकी हालत में सुधार हो जाता है। मैंने उस दिन तुम्हें झूठ कहा था कि मैं अपने किसी दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। सच तो ये था कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने जा रहा था। वापसी में लौटते हुए एक आदमी ने मेरे से लिफ्ट मांगी। मुझे लगा कि वो परेशानी की हालत में है, पर वो एक बदमाश निकला। उसने हाथापाई में मेरे सिर पर बंदूक मारी और मैं बेहोश हो गया। ओहो, इसका मतलब वो तुम्हारी कार लेकर भागा होगा और वो डेड बॉडी उसी की थी। खैर, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई। चलो, इस बात की खुशी है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। थैंक यू सुधीर, तुमने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, मैं सोच रही थी वो दीनू भैया जिन्होंने राजीव की देखभाल की, इनाम के वो पैसे हमें उन्हें देने चाहिए, क्यों राजीव? हाँ प्रतिज्ञा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। प्रतिज्ञा के मम्मी पापा भी बहुत खुश थे कि राजीव वापस आ गया और उनकी बेटी का विश्वास जीत गया। राजीव बेटा, तुम नहीं जानते प्रतिज्ञा को दुनिया के कितने ताने सुनने पड़े। उसे विश्वास था कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ और देखो, इसका विश्वास जीत गया। राजीव बेटा, हमारी बेटी ने बहुत दुख सहे हैं, दुनिया के ताने सुने हैं, यहाँ तक कि तुम्हारी मम्मी पापा। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। मम्मी पापा आपने प्रतिज्ञा के साथ क्या सलूक किया, ये सब मैं जान चुका हूँ। मैं प्रतिज्ञा के साथ अब अलग रहूंगा। आज मैं जिंदा हूं तो अपनी प्रतिज्ञा के विश्वास के कारण। अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। नहीं बेटा, ऐसा मत कह। मुझे माफ कर दे प्रतिज्ञा बहू, मुझे माफ कर दो। इतने समय बाद हमारा बेटा हमें मिला है, घर को छोड़कर मत जाना। माफ कर दे बेटा, अपनी माँ को माफ कर दे। घर चलो राजीव बेटा, प्रतिज्ञा बहू घर चलो। हमसे भूल हुई है, हमने अपनी बहू के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। प्रतिज्ञा के कहने पर राजीव अपने माता पिता को माफ कर देता है। प्रतिज्ञा का विश्वास जीत गया था, उसे उसका सुहाग वापस मिल गया और उसकी जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। दिव्या और प्रफुल्ल की शादी को लगभग 1 महीना ही हुआ था। दिव्या के ससुराल में उसके पति के अलावा उसकी सास और एक ननद थी। जब से दिव्या ब्याह के आई थी, घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के सर पर आ गई। घर में बेचारी इकलौती बहू सारा दिन सबकी फरमाइशें पूरी करते ही नहीं थकती। अरे दिव्या, मेरा टॉवल कहाँ है? जल्दी दो, मुझे नहाने जाना है। हाँ हाँ, ये लीजिए, सामने ही तो रखा था। बहू, अरे ओ बहू, अरे कहाँ रह गई? चाय आज ही मिल जाएगी या कल तक का इंतजार करूं? जी लाई, सारा दिन बस ये करो वो करो। ऐसा लगता है बहू ने कोई काम वाली लाए हैं जिससे बस सारा दिन काम करवाते रहो। सुबह से शाम तक बस उनकी फरमाइशें पूरी करते रहो। इससे लाख गुना खुश तो मैं अपने मायके में थी, जहाँ मैं बस ऑर्डर करती थी और मेरी माँ मेरी सारी फरमाइशें पूरी करती थी। मेरी ही गलती थी जो अपने पापा की बात मानकर इस घर में शादी के लिए तैयार हो गई। नहीं तो वो कनाडा वाला मनप्रीत आज मुझे रानी बनाकर रखता और विदेश में रहने को मिलता वो अलग। हाय मेरी किस्मत, यहीं आकर फंसना था मैंने। अरे चाय पिलाने का मन नहीं है क्या बहू? लाई लाई मम्मी जी, ये लीजिए आपकी चाय।
इसके बाद दिव्या किचन में जाकर खाना पैक करने लगती है। तभी उसकी ननद नैना किचन में आती है। भाभी, अगर मेरा लंच पैक हो गया हो तो दे दो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। हाँ नैना, बस 2 मिनट, ये लो। नैना टिफिन लेकर वहां से चली जाती है। दिव्या सारा दिन अपने ससुराल वालों की खुशियों का ख्याल रखती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती भी रहती। एक ये महारानी, पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये अपने ससुराल जाएगी। माँ ने कहा था बेटी बस कुछ दिन झेल ले, इसके बाद तो ब्याह कर चली जाएगी, लेकिन पता नहीं कब इसकी शादी होगी और कब ये यहाँ से जाएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब नैना अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर लेती है और उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। एक रोज संडे वाले दिन नैना अपने चेहरे पर ब्लीच लगाकर बाहर आती है। तभी उसकी माँ कमला उससे कहती है, वाह मेरी रानी बिटिया, अपना कितना ध्यान रखती है, बस अपने चेहरे को ऐसे ही चमकाती रहे, फिर देख तेरी माँ तेरे लिए क्या राजकुमार ढूंढ कर लाएगी। राजकुमार? आगे चलकर इसने भी मेरी तरह काम वाली ही बनना है। वैसे आशा बहन ने अपनी नैना के लिए एक बढ़िया रिश्ता बताया है, परसों लड़के वाले इसे देखने आ रहे हैं। क्या सच में माँ? मेरी छोटी सी बहन कब इतनी बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। लड़के वाले? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब नैना की शादी हो जाएगी। चलो अच्छा है, कम से कम इससे जान तो छूटेगी और मेरा काम तो कम होगा। कुछ देर बाद नैना अपना चेहरा धोकर आती है तो उसके चेहरे पर लाल रंग के बड़े बड़े धब्बे उभर आते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए बाथरूम से बाहर आती है। ओ नो, ये मेरा चेहरा, ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? सत्यानाश, परसों तुझे देखने लड़के वाले आ रहे हैं और तू है कि अपना पूरा चेहरा जलाकर बैठ गई। अरे लड़के वाले तुझे ऐसे देखेंगे तो झट से ना कर देंगे। ओ गॉड, अब क्या करें? आप टेंशन मत लीजिए, ये जरूर इसे ब्लीच से एलर्जी हुई होगी। मैं अभी इसके चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा देती हूँ, साथ ही बर्फ से सिकाई कर देती हूँ, कल तक ठीक हो जाएगा। इसके बाद दिव्या मुल्तानी मिट्टी का पैक बनाकर नैना के चेहरे पर लगा देती है। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है और कहती है, ओफो माँ, ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा ना अब मुझसे और नहीं होता। और तुमने तो कहा था कि तेरी ननद शादी करके चली जाएगी तो फिर इस घर पर तेरा ही राज होगा, पर अब तो शादी को 4 महीने होने को आ गए, लेकिन ये तो अभी तक इसी घर में पड़ी है। और तो और अपना सारा मेकअप तक मैंने इसे देकर रखा है ताकि ये सुंदर दिखे और इसकी शादी हो। हाय मेरी नाजुक बच्ची को वहां जाकर कितना काम करना पड़ रहा है। तू चिंता मत कर, तेरी ननद की शादी हो जाएगी तो फिर तो तेरा ही तेरा राज है उस घर पर। अच्छा माँ, अब मैं फोन रखती हूँ और जरा देख कर आती हूँ उस महारानी का चेहरा ठीक हुआ भी या नहीं। दिव्या जाकर देखती है तो नैना का चेहरा पूरी तरह ठीक हो चुका होता है। थैंक यू भाभी, आपके हाथों में तो जादू है जादू। हाँ मेरी प्यारी ननद, अब तुम देखना मैं तुम्हें परसों कैसे तैयार करती हूँ। जब लड़के वाले आएंगे तो वो सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। और आखिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन लड़के वाले नैना को देखने आते हैं। उस दिन दिव्या सुबह तड़के उठकर ही घर की साफ सफाई में लग जाती है। रामू, जल्दी से सभी पर्दे, बेडशीट और सोफा कवर, टेबल कवर बदल दो। और हाँ, इसके बाद सभी खिड़कियां दरवाजे अच्छे से साफ कर दीजिए और घर में एक भी ज्वाला नहीं दिखना चाहिए। उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले भी उठ जाते। दिव्या, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गई और ये कारखाने से रामू को क्यों बुला लिया? देखिए जी, आज मेरी इकलौती ननद को लड़के वाले देखने आ रहे हैं तो उनकी खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए रामू को भी अपनी हेल्प के लिए बुला लिया। और आज रामू किचन में भी मेरी मदद करेगा तो आज सारा दिन वो यहीं रहेगा। सचमुच बड़े ही भाग्यशाली हैं हम बहू, जो तुम इस घर में आई। सच में भाभी हो तो आपके जैसी। अरे नैना, तुम क्यों इतनी जल्दी उठ गई? तुम अपनी नींद पूरी लो, तभी तो फ्रेश रहोगी और तभी तो चेहरे पर रौनक आएगी। सारा काम मैं खुद देख लूंगी। सारा काम निपटाकर दिव्या नैना को अपनी अच्छी सी साड़ी पहनाकर और उसका मेकअप करके तैयार कर देती है। साथ ही उसे अच्छे से सब समझा देती है कि किस सवाल का क्या जवाब देना है। दिन के समय लड़के वाले आ जाते हैं। दिव्या उनके सामने खाना परोसते हुए कहती है, ये लीजिए, ये सब नैना दीदी ने अपने हाथों से बनाए हैं, बहुत ही टैलेंटेड हैं ये। सुबह 5 बजे से उठकर तैयारियों में लगी हुई थी। खाना तो क्या लाजवाब बनाती है। अब सचमुच खाना तो बहुत ही अच्छा बना है भाई। अच्छा नैना, अपने बारे में कुछ बताइए, आपको क्या पसंद है और क्या नहीं? इसके बाद नैना वही बोलती है जो दिव्या ने उसे कहा होता है। जी, जो मेरे मायके वालों को पसंद है वो हर चीज मुझे पसंद है, और शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को जो पसंद होगा वही मेरी पसंद होगी। सचमुच क्या संस्कार है भाई। इसके बाद लड़के वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन मिलाती है। मम्मी, फाइनली रिश्ता पक्का हो गया। हाश, सचमुच बड़ी संतुष्टि मिली आज।
इसके बाद दिव्या अपने पंडित को पैसे देकर इसी महीने में मुहूर्त निकालने को कहती है। पंडित बिल्कुल वैसे ही करता है। इसके बाद तो दिव्या की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो खुशी खुशी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। नैना के लिए शॉपिंग से लेकर उसके पार्लर तक, मेहंदी वाले से लेकर डीजे वाले तक सबका इंतजाम वो कर लेती है। दिव्या उस दिन बहुत खुश थी। वो हर जगह अपनी ननद के साथ थी। अगली सुबह नैना की विदाई हो जाती है। नैना की शादी के 2 दिन बाद दिव्या काफी उदास अपने कमरे में बैठी थी। तब उसका पति प्रफुल्ल उससे कहता है, क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी उदास क्यों हो? प्रफुल्ल, मैं हमेशा सोचती थी कि नैना जल्दी से ब्याह कर अपने ससुराल चली जाए, लेकिन अब जब वो चली गई तो उसके बिना ये घर कितना खाली हो गया। ऐसा लग रहा है मानो मुझसे मेरी बहन बिछड़ गई हो। इसके बाद प्रफुल्ल हंसते हुए उसे गले लगा लेता है। वो कहते हैं ना कि किसी की अहमियत उसके जाने के बाद ही पता चलती है। दिव्या के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। नैना की शादी के बाद उसे अपनी ननद की अहमियत समझ में आई।